मैंने बताया कि वेक्टर किसे कहते हैं। वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर्स है, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर्स है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। यहां तक की सारी बातें हमने डिटेल में करी है। ये जो हमने पढ़ा अब तक, ये वेक्टर का पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर के मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, दो वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मान लेते हैं हमारे पास दो या दो से अधिक वेक्टर्स हैं और जब भी आप इन सारे वेक्टर्स को जोड़ोगे तो रिजल्ट में आपको एक नया वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। ओके, और इसी नए वेक्टर को हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर ए और बी यहां पर है, तो जब मैं ए और बी वेक्टर को ऐड करता हूं तो मुझे एक नया वेक्टर मिलता है, राइट। और ये सी वेक्टर दोनों का रिजल्ट है, तो यहां पर वेक्टर सी बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। सो दिस वन इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आप चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और दोनों को ऐड किया, वी गॉट अ न्यू वेक्टर दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर आर। ओके, अब बात है कि सर ये तो समझ में आ गया कि दो वेक्टर को जोड़ेंगे नया वेक्टर मिलेगा, उसका नाम होगा रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन जोड़े कैसे? तो वेक्टर को जोड़ने के लिए बहुत सारे मेथड्स बताए गए। अगर आप वेक्टर एडिशन के सारे मेथड्स को दो पार्ट में कैटेगराइज करना चाहोगे तो आपको पहला मेथड मिलेगा ज्योमेट्रिकल मेथड या फिर इसे कहते हैं ग्राफिकल मेथड, जबकि दूसरा मेथड है एनालिटिकल कंपोनेंट मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक वेक्टर को आई, जे और के की मदद से लिख लेते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसका एडिशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन के बारे में। अगर आप ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ एडिशन के बारे में बात करोगे तो यहां भी आपको तीन मेथड्स दिखाई देंगे, जिसमें पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और तीसरा है पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। इसमें से जो पहला दो वेक्टर का मेथड आपको दिखाई दे रहा है, ये एक साथ केवल और केवल दो वेक्टर को ही आपस में ऐड कर सकता है। मैं यहां लिख देता हूं ओनली फॉर टू वेक्टर्स। केवल और केवल दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करने के लिए आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज कर सकते हो या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मोर देन टू वेक्टर्स है, ऐसे में आपको यूज करना पड़ेगा पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, राइट। अब इसमें बात करने जा रहे हैं सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, कैसे ये दो वेक्टर को ज्योमेट्रिकली ऐड कर सकता है। अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में बात करोगे तो ये दो वेक्टर को जोड़ने का मेथड बताता है, जिसमें ये कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं तो पहले वेक्टर्स को आप ड्रॉ करिए, पहले वेक्टर का हेड जहां होगा वहां से दूसरे वेक्टर के टेल को स्टार्ट करिए, और ऐसा करने पर जो पहले वेक्टर का टेल है और दूसरे वेक्टर का हेड है, इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर ही दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी कि दोनों वेक्टर का समेशन वेक्टर होगा, एडिशन वेक्टर होगा। इसी को मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया, द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज अ ग्राफिकल मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। द मेथड इन्वॉल्व्स प्लेसिंग two vectors such that the tail of the second vector is at the head of first vector, and then drawing a vector from the tail of the first vector to the head of second vector represents the sum of two vectors. Okay, represents the sum of two vectors. हटा दीजिए यहां से, represent the sum of two vectors। क्या इसका मतलब निकला, मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स है, सपोज दिस वन इज वेक्टर ए and another vector, this one is vector b। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और मैं चाहता हूं दोनों वेक्टर को ऐड किया जाए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की मदद से। जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया, आप दोनों में से किसी एक वेक्टर को, दोनों में से किसी भी एक वेक्टर को पहले ड्रॉ करिए। मैं यहां पर पहले वेक्टर ए ड्रॉ कर लेता हूं, तो मैंने वेक्टर ए को यहां ड्रॉ कर लिया। अब जहां पर वेक्टर ए का हेड आया, यानी कि टेल से अगर आप आगे बढ़ोगे तो जहां वेक्टर ए खत्म होता है वहां से वेक्टर ए को उठाइए और वहां प्लेस कर दीजिए। और इस सारे प्लेसमेंट में ना तो आप मैग्नीट्यूड चेंज करोगे इसी वेक्टर का, ना ही आपको डायरेक्शन चेंज करना है। तो आप इस वेक्टर को ऐसे उठाओगे और ऐसे ही प्लेस कर दोगे, तो ये वेक्टर कुछ ऐसा ड्रॉ हो गया आएगा।
So this one is vector B. अब यहां पर ये पॉइंट इनिशियल हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, देखो तो फाइनल हो गया। देखो पहले वाले वेक्टर का टेल और दूसरे वाले का हेड, इसको आप इनिशियल, इसको फाइनल बोल सकते हो। और जब आप ऐसा बोलोगे तो ऐसे में वेक्टर का रिजल्टेंट बेटा हो जाएगा, यहां से एक वेक्टर जो टेल से हेड को मिलाएगा, टेल से हेड को मिलाएगा, राइट। सो दिस वन इज द रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब आप बोलोगे सर हर एक वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है, तो बताइए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन किधर है। तो अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालना चाहते हो तो आपको यहां से इस ट्रायंगल के जो थर्ड साइड है, जिसको आपने आर से बताया, इस साइड का लेंथ निकालना है, साथ ही आपको ये एंगल अल्फा निकालना है। फिलहाल तो आप इसके ज्योमेट्री को ड्रॉ करना सीखिए और इसे कैलकुलेशन वाले पार्ट को हम आगे डिस्कस करने वाले, राइट। अब बात करते हैं इसी दो वेक्टर को अगर मुझे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करना हो तो वो ज्योमेट्रिकली इसको कैसे ऐड करता है उसे देखते हैं। अगर आप देखोगे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है, तो ये कहता है द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स a and b are represented in magnitude and direction by two adjacent side of a parallelogram, then their resultant vector r is represented in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram that passes through the point of intersection of the vectors। क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब ये निकला कि अगर आपके पास बिल्कुल पहले जैसा ही कंडीशन है, मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर a है और बिल्कुल वैसा ही वेक्टर जैसा हमने पहले लिया था वेक्टर b है और ये एंगल थीटा पे है। अगर आप इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के जैसा ऐड करोगे, जैसा कहा गया है, तो आप क्या करोगे, पहले वेक्टर a को ड्रॉ कर लीजिए और सेम पॉइंट से वेक्टर b को ड्रॉ कर लीजिए। अब a के पैरेलल एक वेक्टर और ड्रॉ करिए सेम मैग्नीट्यूड का, जैसा कि a का मैग्नीट्यूड है, तो ऐसे में इस वेक्टर को भी आप वेक्टर a कहोगे। सिमिलरली वेक्टर b के पैरेलल एक वेक्टर और ऐड कर दीजिए। अब आप देखो बेटा, ये चारों जो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है वो आप वेक्टर a और b से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ओके। ऐसे में जो इसका इनिशियल पॉइंट होगा यहां होगा और फाइनल पॉइंट यहां होगा, और ऐसे में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसके इस बॉडी डायगोनल के बराबर होगा। अगर आप इसमें ये वेक्टर और ये वेक्टर को छुपा दोगे तो आपको इसके अंदर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन दिखाई देगा। तो चाहे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हो, चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हो, रिजल्टेंट a और b का तो इधर ही होना चाहिए। मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर a और वेक्टर b, जैसा कि डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया, और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना आप जानते हो, राइट। अब मैं चाहता हूं दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को ड्रॉ करूं, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा, ये इसका फाइनल पॉइंट होगा। ट्रायंगल लॉ की मदद से आप ये रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे। आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए कि इसका लेंथ क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन को मैं यहां पर अल्फा कह देता हूं। इसके लिए थोड़ा सा काम करते हैं। मान लेते हैं वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बेटा स्मॉल a है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड स्मॉल b है। यहां से इस लाइन को थोड़ा सा आगे एलोंगेट करते हैं और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं इस पॉइंट पर। देख लीजिए, ड्रॉ कर दिए। तो इन दिस स्मॉलर राइट एंगल्ड ट्रायंगल दिस वन विल बी b cos थीटा और ये हो जाएगा b sin थीटा। अगर आप बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे तो ये बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा हाइपोटेनस, एंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पर हम चाहते हैं कि इसकी लेंथ निकाली जाए और इसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि मुझे ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर मालूम है। तो यहां आपको मालूम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू बेस इज a प्लस b cos थीटा स्क्वायर प्लस हाइट इज b sin थीटा स्क्वायर। इस पूरे को रूट के अंदर बंद कर दीजिए। नहीं आया समझ में? देखिए बेटा, यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b cos थीटा और ये कितना हो जाएगा b sin थीटा। तो बड़े राइट एंगल ट्रायंगल का बेस मालूम है और परपेंडिकुलर मालूम है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया रूट के अंदर, एंड वी गॉट द रिजल्टेंट, यानी कि इस हाइपोटेनस का लेंथ।
फर्दर कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर, राइट। यहां से इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को देखो, अगर आप दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos theta. Okay, so here it will be a square plus ये जो पार्ट दिख रहा है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2ab cos theta. So this is the length of hypotenuse और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, एक ही बात है दोनों। तो ये हो गया ये वाले साइड की लंबाई, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब बात होगी सर डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन मतलब मैं यहां पर अल्फा फाइंड आउट करना चाहता हूं और राइट एंगल ट्रायंगल में बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, सो वी कैन इजीली राइट डायरेक्शन, जिसको आप अल्फा कहना चाहते हो इसको आप निकाल पाओगे tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज b sin थीटा अपॉन द बेस इज a प्लस b cos theta, and we can write it alpha equals to tan inverse b sin theta upon a plus b cos theta. तो आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है, वेक्टर का डायरेक्शन एंगल मालूम है। ओके, तो आप दोनों रिजल्ट को याद रखोगे, इस डेरिवेशन को बार बार प्रैक्टिस भी करोगे ताकि आपको पूरा डेरिवेशन ही आए, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं वेक्टर के रिजल्टेंट का मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। मान लेते हैं वेक्टर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल कांस्टेंट है और उसके बीच का एंगल बदल रहा है, तो थीटा के वो वैल्यू बताओ जिसके लिए दोनों का समेशन यानी ए प्लस बी का रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा और ए प्लस बी का रिजल्टेंट मिनिमम होगा। ओके, तो यहां पर देखते हैं, मान लेते हैं वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड स्मॉल बी, और दोनों के बीच का एंगल बेटा क्या मान लेते हैं, थीटा है। तो थीटा के किस वैल्यू के लिए ए प्लस बी मैक्सिमम होने वाला है और मिनिमम होने वाला है। आपको पता है रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और क्योंकि हमारे पास दो वेक्टर है तो ऐसे में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर। देख लीजिए, ये आप पहले से जानते हो। यहां पर a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, 2ab कांस्टेंट, केवल cos थीटा वेरिएबल है और इसके बदलने से रिजल्टेंट बदल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि r की वैल्यू मैक्सिमम हो तो इसके लिए cos थीटा को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो r की वैल्यू मिनिमम हो, इसके लिए cos थीटा को मिनिमम होना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं मैक्सिमा के बारे में, r मैक्सिमम के बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो तो cos थीटा को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1 एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा के वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम जाके 1 के बराबर होता है और ऐसे में r मैक्सिमम होगा, तो ऐसे में r का जो मैग्नीट्यूड है ये मैक्सिमम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 यानी कि 1, और आप इसको लिख पाओगे a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी के बराबर। अगर आप इसको डायग्राम से देखना चाहते हो तो डायग्राम से आप इस तरह समझ सकते हो कि हमारे पास वेक्टर a है, वो a इधर होना चाहिए, ये वेक्टर a हो गया, और दूसरा वेक्टर b बिल्कुल 0 डिग्री पर, यानी कि इसी को आगे बढ़ाओगे सेम लाइन में, सो दिस इज वेक्टर b जिसका मैग्नीट्यूड b के बराबर। तो ये इसका इनिशियल और ये इसका फाइनल हो गया, तो ऐसे में ये जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस बी के बराबर, ये लेंथ। और रिजल्टेंट अगर ड्रॉ करना चाहो तो रिजल्टेंट ये ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि ये जो वेक्टर यहां से यहां बनेगा इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन करेगा, सो दिस वन इज रिजल्टेंट वेक्टर
और ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब बात कर लेते हैं मिनिमा के बारे में कि वेक्टर के रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू कब होगा। आपने मैक्सिमम देखा तो मिनिमम देख लीजिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिनिमम कब होगा, जब इसकी डिपेंडेंसी किस पर है, कॉस थीटा पर। तो जब कॉस थीटा क्या हो जाए बेटा, मिनिमम हो जाए। और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1 पर, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, पाई रेडियन। और ऐसा अगर हो गया तो आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा इज -1, दैट विल बी -2ab, सो -2ab एंड दिस इज इक्वल्स टू a माइनस बी स्क्वायर। और बेटा ये हो जाएगा a माइनस बी। हमें पता नहीं कि a माइनस बी या b माइनस a क्या होने वाला है, तो मैं यहां पर मॉड रख देता हूं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। सो दिस इज द मिनिमा ऑफ रिजल्टेंट। अगर आप डायग्राम देखना चाहते हो तो मान लो वेक्टर ए ये है, तो दूसरे वेक्टर को मुझे उल्टा ऐड करना है, मतलब बिल्कुल ऐसे ऐड करना है। सो दिस इज वेक्टर बी। और ऐसे में अगर आप इसका इनिशियल देखोगे तो ये इसका इनिशियल और ये इसका फाइनल होगा, तो ये जो वेक्टर दिखता है ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। देख लीजिए। और अगर बात करोगे इसके मैग्नीट्यूड की, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, ए के बराबर, और ये लेंथ कितना है, बी के बराबर। तो ए में से बी को हटाओगे तो क्या बच जाएगा, ये ए माइनस बी। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सबको। अब हम बात करने जा रहे हैं अल्फा और बीटा एंगल्स के बारे में। अल्फा क्या है, बीटा क्या है, वो देख लेते हैं। अगर ये वेक्टर ए बी है, उसका रिजल्टेंट वेक्टर आर है, तो आर वेक्टर और ए के बीच का एंगल अल्फा, वेक्टर आर और वेक्टर बी के बीच का एंगल बीटा। आप समझिए एग्जांपल से, मान लो कि ये एक पॉइंट है और आपने इसको इधर एक फोर्स से खींचा F1, इधर आपने एक फोर्स से खींचा F2, ऐसे खींचा आपने दोनों जोर से। तो अगर दोनों ने बराबर जोर से खींचा है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आएगा। ये बॉडी इधर मूव करता दिखेगा। अगर F1 F2 बराबर हो गए तो इधर F नेट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लो F1 ने ज्यादा जोर से फोर्स लगाया, F2 बहुत कमजोर है, तो ऐसे में चीजें इधर आनी शुरू होगी, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। अगर F2 काफी बड़ा है, F1 छोटा है, तो ऐसे में रिजल्टेंट इधर जाएगा, पार्टिकल इधर मूव करना शुरू करेगा। सोचो आप ऐसे खड़े हो, आप इधर कोई जोर से खींचे, इधर कोई कमजोर से खींचे, तो ऐसे में क्या करोगे, आप इधर की तरफ ज्यादा जाओगे, इधर की तरफ कम जाओगे, यानी बीचों बीच नहीं जाओगे, इधर से आप बेंड करके मूव करोगे। है कि नहीं है? बिल्कुल यही बात यहां पर भी हो रही है। अगर मैं बोलूं वेक्टर ए बड़ा है, बी छोटा है, तो रिजल्टेंट ए की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ऐसे में अल्फा एंगल छोटा पड़ जाएगा। अगर बी बड़ा हो, ए छोटा हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर बी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ऐसे में बीटा एंगल छोटा हो जाएगा। है कि नहीं है? इसी को मैं यहां पर लिख देता हूं कि अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हो जाए, इसका मतलब है एंगल अल्फा और बीटा भी बराबर होंगे। लेकिन अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन वेक्टर बी मैग्नीट्यूड हो जाए, ऐसे में ए बड़ा है तो अल्फा छोटा हो जाएगा, सो एंगल अल्फा विल बी लेस देन एंगल बीटा। सिमिलरली अगर ए का मैग्नीट्यूड देखो इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ऐसे में अल्फा बेटा क्या हो जाएगा, ए छोटा है तो वेक्टर बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बीटा विल बी स्मॉलर, तो अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा। ओके, यहां पर हमने छोटी छोटी बातें कर ली। अगले क्लास में हम इन सबको अप्लाई करके अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज क्लास में बातों को यहीं पर रखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।